अब हम लोग बात करते हैं कि जो अपशिष्ट होता है, जो अपशिष्ट विसर्जन है, यानी जिसे हम लोग फेंक देते हैं, वो क्या है और उसका स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। अब इस टॉपिक पर हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। इसके पहले हम लोग बात करते हैं कि एक लव कैनाल, जो कि आप शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, ये बहुत बड़ा एक दुर्घटना था, जिसे अभी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि उस दुर्घटना में क्या हुआ, कैसे वो दुर्घटना हुआ और उसका अपशिष्ट विसर्जन से क्या संबंध है। क्यों उस दुर्घटना के बाद लोगों के दिमाग में अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर के एक सजगता आई, जागरूकता आई। जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि नगरों में, महानगरों में जो महानगर प्राधिकरण होते हैं या जो नगर निकाय होते हैं, नगर निगम होते हैं, उनके ऊपर ही नगर को साफ और स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो इस काम में बहुत कम रुचि रखते हैं, बहुत कम इंटरेस्ट रखते हैं। वो कूड़े को उठाते हैं और जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। उनको ये काम अहितकर और अलाभकारी समझ में आता है। और ये भारत में ही नहीं, बहुत सारे देशों में इस प्रकार का जो एक विधि है, एक प्रकार का, जिसे कहते हैं कि नहीं, ये एक प्रकार का व्यवस्था डेवलप हो गया है कि कौन नगर निगम का कचरा हटाए, कौन साफ करे, कौन सफाई रखे, कौन सही जगह से उपचार करे, कौन सही तरीके से उपचारित करे। जो जहाँ कचरा पाया वहीं फेंक देता है। तो ये एक बहुत बड़ी जो गलत व्यवस्था उत्पन्न हो गई है। इसको हम लोग पहले समझते हैं कि लव कैनाल क्या था और वो घटना कैसे हुई थी। तो हम लोग बात करते हैं कि 1940, एक शहर है न्यूयॉर्क, शायद आप लोग जानते होंगे। इस समय तो पूरा दुनिया जान रहा है कि न्यूयॉर्क कहाँ पे है और न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है। तो वो न्यूयॉर्क में जो है, उसके पास में ही 1940 में एक नियाग्रा फॉल्स, वो जो है एक न्यूयॉर्क में काम कर रही एक जगह था नियाग्रा फॉल्स, जो कि न्यूयॉर्क में काम कर रही एक रसायन निर्माण कंपनी, जिसका नाम था हुकर केमिकल। हुकर केमिकल ने अपने अपशिष्टों के विसर्जन के लिए लव कैनाल नामक एक बेकार पड़ी नहर को खरीद लिया। ध्यान देंगे, हुकर केमिकल ने लव कैनाल नामक बेकार पड़ी एक नहर को खरीद लिया अपने रासायनिक अपशिष्टों को वहाँ पे डंप करने के लिए। फिर क्या हुआ, लगभग 19,000 टन, ध्यान देंगे, 19,000 टन, लगभग 19,000 टन रसायन अपशिष्ट को 55 गैलन क्षमता के इस्पात ड्रमों में पैक करके इस नहर में डाल दिया गया। 55 गैलन क्षमता के इस्पात ड्रम में, यानी स्टील के ड्रम में, इन अपशिष्टों को पैक किया गया और उस नहर में डाल दिया गया। 1953, सन 1953 में कंपनी ने अपने एक निपटान स्थल पर, यानी जहाँ पे उसने ये चीज़ डेवलप, जहाँ पे उसने ये सारे अपशिष्ट को डंप किया था, उसी में से किसी एक जगह पे मिट्टी ढक दी और उसे नियाग्रा फॉल्स के शिक्षा मंडल को बेच दिया। यानी नियाग्रा फॉल्स का जो शिक्षा मंडल था, उसको मिट्टी ढकने के बाद, यहाँ मतलब कि जिस जगह पे हुकर केमिकल ने अपने 19,000 टन रासायनिक अपशिष्ट भर के जिस नहर में फेंका था या जिस नहर में रखा था, उसमें से किसी एक जगह पे उसने उस थोड़े से जगह पे मिट्टी पटवा दिया और उसको नियाग्रा फॉल्स
शिक्षा मंडल को बेच दिया, जहाँ पे एक प्रारंभिक शिक्षा स्थल बन गया या प्रारंभिक स्कूल बनवाया गया और क्रीड़ा स्थल भी साथ में बनवा दिया गया। 1973 में भारी वर्षा हुई, ध्यान देंगे 1973 में भारी वर्षा हुई, भूजल का जो लेवल यानी जो ग्राउंड वाटर है वो ऊपर आ गया और उस भूजल स्तर के ऊपर आने के कारण वहाँ पे दलदल बन गया। कहाँ पे? जहाँ पे स्कूल बनाया गया था, नियाग्रा फॉल्स की जिस ज़मीन पर स्कूल बनाया गया था, जिस जगह पे क्रीड़ास्थल बनाए गए थे, वहाँ पे ग्राउंड लेवल जो बहुत बरसात हुई थी 1973 में और वाटर लेवल ऊपर आ गया, जिसकी वजह से जहाँ पे मिट्टी पाटी गई थी वहाँ पे कीचड़ उत्पन्न हो गया। अब हुआ क्या? अब वहाँ पे तो नीचे तो ड्रमों में भरा हुआ बहुत सारा रासायनिक केमिकल था जो कि उस कीचड़ में मिल गया और वो कीचड़ क्या हो गया? रसायन से प्रदूषित हो गया और साथ साथ वहाँ से फैल करके आसपास के बेसमेंट में पहुँच गया। पूरे क्रीड़ा स्थल में फैल गया और देखते ही देखते सारे क्षेत्र में जहाँ तक वो जा सकता था वहाँ तक पहुँचा। उसके कारण जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे या जो भी उसके आसपास रहते थे, जो आसपास के बेसमेंट में घरों में रहने वाले वृद्ध लोग थे, वयस्क लोग थे, उनमें कई प्रकार की बीमारियों को देखा जाने लगा। उसमें उन लोगों को कई प्रकार की बीमारी होने लगी, जिसमें बहुत गंभीर सिर दर्द होने लगा, त्वचा में घाव होने लगा, मलाशय से रक्तस्राव होने लगा, जिगर का यानी हृदय है वो सही तरीके से जो हार्ट है वो काम करना बंद कर दिया, मिर्गी जैसी बीमारियां सामने आने लगी, स्त्रियों में गर्भपात होने लगा और नवजात शिशुओं में जो है वो जन्म से ही दोष देखे जाने लगे। अब जब इन बीमारियों की जांच पड़ताल हुई तो पाया गया कि जो ड्रम नीचे केमिकल अपशिष्ट से भरा हुआ था, उनके रिसाव के कारण यानी जिस कंपनी ने एक दशक पहले जिस केमिकल से भरे ड्रम को उस मिट्टी में दबा दिया था, वो ड्रम लीक हुए थे और उसी केमिकल से वो बीमारियां उस पूरे क्षेत्र में फैली थी, हो रही थी, ये पूरे उसमें पाया गया। तो अब इस घटना से हमको ये समझने में बिल्कुल संकोच नहीं है या समझने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगा कि वो वास्तव में ये हमारा जो अपशिष्ट है, जो मलबा होता है या जो भी हमारा वेस्टेज होता है, इसको हम जो डंप कर देते हैं, जहाँ पे कहीं पे गाड़ देते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे वातावरण में फैल जाता है। कभी न कभी वो अपने रूप में आएगा, उसमें जो भी विषैले पदार्थ हैं वो हमें कई प्रकार से प्रॉब्लम दे सकते हैं। और इस तरीके से कभी कभी ऐसे जगह पे जो बिल्डर्स होते हैं वो फ्लैट बना देते हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं, तो हो न हो कभी बहुत बरसात हुआ तो धंस जाए, भूस्खलन हो जाए या वो पूरी बिल्डिंग ढह जाए, इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। तो इसके साथ ही लोगों के द्वारा या व्यापारिक स्तर पर खनन किया जाता है, लट्ठे काटे जाते हैं, जमीन में सुराख कर दिया जाता है यानी खोद दिया जाता है, मवेशियों को हर क्षेत्र में बहुत भारी मात्रा में चराया जाता है। तो इन सब के स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है उस क्षेत्र का, जहाँ पे अपशिष्ट पड़ा हुआ है, वहाँ पे अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे वहाँ पे आप ज़मीन में होल कर दिए, पानी वहाँ से निकाल रहे हैं, तो वो पानी आपको
वही अपशिष्ट वाला पानी मिलेगा। वहाँ पे मवेशियों को चरा रहे हैं तो जो वहाँ पे घास है उसकी उसके जो केमिकल है, जो घास है उसके अंदर भी वही उसके अवशेष पाए जाएंगे। तो इस पे जो स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दूरगामी जो प्रभाव हैं उन पर विचार करने की आवश्यकता है और इनको रोकने की आवश्यकता है। हमारे देश में वैसे भी जो है जो जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट होते हैं जिसे हम लोग बायोमेडिकल वेस्टेज कहते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि इसका एक तो पहले अनुचित रूप से विसर्जन किया जाता है, यानी ऐसे ही फेंक दिया जाता है। नगर पालिका अपशिष्ट के साथ खुले ड्रमों में, खुली जगहों पे, जल निकायों में फेंका जाता है। छोटे नर्सिंग होम हो, निजी चिकित्सालय हों, घरों के भीतर जो चिकित्सा क्रियाकलाप होते हैं, तो उनका कोई वैकल्पिक विसर्जन जो है वो मौजूद नहीं होता, जिसके कारण उनको हम अनायास ही यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। अब इन जैव चिकित्सकीय अपशिष्टों में रक्त, देह तेल, देह तरल, देह स्राव आदि होते रहते हैं। उनके भीतर अधिकतर विषाणु, वायरस जिसे कहते हैं, जीवाणु जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, परजीवी भी होते हैं और इन्हीं के साथ गंभीर जानलेवा संक्रमण हो सकता है। कोरोना वायरस इसी अपशिष्ट का प्रभाव हो, इसी अपशिष्ट का एक नतीजा हो, इससे भी कोई फर्क नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि उस वुहान वायरस लैब से किसी प्रकार का अपशिष्ट बाहर गया हो, उसके संपर्क में कोई मनुष्य या पशु पक्षी आया हो, ये भी हो सकता है। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो विषाणु, बैक्टीरिया, परजीवी होते हैं, ये हमारे लिए कितने गंभीर बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं। और इसके अलावा इन जैव चिकित्सीय अपशिष्ट में रेडियो सक्रिय, जिसे हम लोगों ने पहले चर्चा किया है कि रेडियो सक्रिय यानी जो भी उसमें से रेडियो सक्रिय पदार्थ निकलते हैं, रेडिएशंस जिसे विकिरण कहा जाता है, वो भी उसमें से निकलते रहते हैं। और ये व्यवस्था बहुत ही दुखद होती है, क्योंकि उन हजारों जो कबाड़ी वहाँ पे उसको लेने जाते हैं, बिनने जाते हैं, उठाने जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कबाड़ उठाते समय उनके हाथ में सुई चुभ जाती है, ब्लड से हाथ कट जाते हैं और इनके प्रभाव से उन्हें गंभीर बीमारी हो सकती है या बीमारी होने की संभावना होती है। हो सकता है कि ऐसी बीमारी से उनको HIV हो जाए, जिसे हम लोग ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस कहते हैं, हेपेटाइटिस विषाणु और कई प्रकार के संक्रमण हो जाए उन्हें। यानी कहने का मतलब कि जो हमारा बायोमेडिकल वेस्टेज होता है, इससे बहुत ही गंभीर प्रकार की बीमारी फैल सकती है, बीमारी होती है। और इस पे नगर निगम को, अस्पताल को, हॉस्पिटल को बहुत केयर करने की आवश्यकता है। लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। अब ये जो हमारे जो अपशिष्ट होते हैं, यानी जो अनुचित तरीके से जिनका प्रबंधन किया गया है, यानी जिनका प्रबंधन नहीं किया गया है, अनुचित तरीके से फेंक दिए गए हैं, उनके कारण कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे क्षय रोग हो गया, निमोनिया हो गया, अतिसार हो गया, टिटनेस हो गया, काली खांसी हो गई, या और भी बहुत सारे रोग होते हैं जो इन प्रकार के वेस्टेज से निकलते हैं, या ये रोग जो है उन वेस्टेज के संक्रमण के स्रोत, उन संक्रमणों का स्रोत होते हैं। यही अपशिष्ट जो है उन संक्रमण का स्रोत होते हैं। हमारे यहाँ, हमारे देश में गंभीर समस्या इसलिए भी है क्योंकि इसका रिसाइकल किया जाता है, उपयोग किया जाता है।
तो हम लोग इस पूरी परिघटना के बाद ये पूरा जो हम लोगों ने अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जो हम लोगों ने चर्चा किया, इससे एक बात तो साफ है कि हम लोग अब इस चीज़ को ध्यान में रखें, हमेशा ध्यान में रखें, अपने अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने साथ साथ पशु पक्षियों के स्वास्थ्य के लिए, जीवों के स्वास्थ्य के लिए, उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो उसको बीनते हैं। तो कैसे उनको नुकसान पहुंचता है, इसमें हम लोगों ने चर्चा किया कि हमारे अपशिष्ट से यानी हमारे एक असावधानी से, जिसमें हम शीशा फेंक देते हैं, साथ में रोटी फेंक देते हैं, वो पशुओं को कैसे सब पशुओं में कैसे प्रवेश कर जाता है और उन्हें कैसे वो मार डालता है। तो हम लोगों ने ये समझा, और किस तरीके से हम उसका निपटान कर सकते हैं, कैसे हम उसको अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं। और उसके साथ हम लोग ये समझे कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यानी जैसे कि जो हमारा कार्बनिक अपशिष्ट है, जिसे हम लोग कंपोस्ट खाद में तब्दील कर सकते हैं, उसे हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं, रिसाइकल कैसे किया जा सकता है। रिसाइकलिंग करने की जो तमाम चीज़ें हैं आजकल, तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक उपलब्ध हैं जिससे हम सीख सकते हैं कि इसकी रिसाइकलिंग कैसे की जा सकती है। मेडिकल वेस्टेज की बात की जाए तो मेडिकल वेस्टेज में मेडिकल वेस्टेज जो बायोमेडिकल वेस्टेज है वो किस प्रकार से खतरा उत्पन्न करता है, कैसे हमारे लिए ये खतरनाक है। और जो जो घरों में अपशिष्ट होता है, यानी जो हम लोगों ने 3 यस की बात की, यानी 3 RS की बात की, रीयूज, रिसाइकल और रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस। रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस की हम लोगों ने 3 RS की बात की कि कम से कम यूज़ कीजिए, और जो यूज़ कर रहे हैं उसको रीयूज़ कीजिए, रिड्यूस कीजिए, अपने उन सब चीज़ों को रिड्यूस कीजिए। कम से कम आप प्लास्टिक पॉलीथीन का इस्तेमाल कीजिए, कम से कम प्लास्टिक के टूथपेस्ट या जो भी चीज़ जिसमें प्लास्टिक बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में, उसका कम से कम आप इस्तेमाल कीजिए। और सावधानी रखिए कि जो भी प्लास्टिक या जो भी वेस्टेज आप फेंक रहे हैं वो डायरेक्ट पशु पक्षियों के संपर्क में ना आए, क्योंकि उससे ऐसी जगह पर आप नहीं फेंकें जहाँ पे उसको गड्ढा हो, जहाँ पे कोई इस प्रकार से हो जहाँ पे उसे बीमारियां पनपने की, यानी किस कारण से बीमारी उत्पन्न हो सकती है या कैसे उत्पन्न हो सकती है, वायरस कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, हमने भी चर्चा किया। तो हमको उन सब चीज़ों के बारे में बेहद ही सावधान रहना है। हम लोगों ने रिसाइकल की जो हमारी पुरानी पद्धति है वो हम अपने घरों में पूछ सकते हैं कि कैसा कैसे इसका प्रयोग किया जा सकता है, कैसे सावधानी बरती जा सकती है। तो ये पूरा जो है हम लोगों ने आज इसको समझा। और जो भस्मीकारी संयंत्र हैं जिसे हम लोग जिसे फर्नेस कहते हैं, उसका भी हम लोग उपयोग के बारे में हम लोग समझे कि उसको कैसे उपयोग किया जा सकता है। इसी में जो हमारा नगर पालिका का जो ठोस अपशिष्ट है उसको हम लोग समझे कि किस तरीके से उसको अगर हम लोग चाहें तो उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और कहने का मतलब, पूरी बातों को अगर देखा जाए तो हम लोग ये एक हमारे पास जो लगातार बढ़ती हुई आबादी है शहरों की, नगरों की, उस बढ़ती हुई आबादी के साथ लगातार बहुत सारी मात्रा में हमारे पास अपशिष्ट उत्पन्न होता है। और इस अपशिष्ट में दो प्रकार की एक चुनौती भी है कि अपशिष्ट बहुत भारी मात्रा में उत्पन्न होता है, और अपशिष्ट के साथ एक अवसर भी है कि हम इस अपशिष्ट को, जैसे पेपर है तो पेपर रिसाइकलिंग प्लांट लगा सकते हैं, और अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट लगा सकते हैं। इस तरीके से हम उसकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत अच्छा अवसर बन सकता है अगर हम इस पे फोकस करें तो हम लोगों को कोशिश करना है कि इस अपशिष्ट को आज के परिवेश में यानी 21वीं सदी में, जिस समय हम बहुत उन्नतशील तकनीकी का प्रयोग करते हैं, तो हम इस तकनीकी में अगर हम बहुत भारी मात्रा में वेस्टेज को फेंकते हैं यानी अपशिष्ट को बाहर डंप करते हैं, फेंकते हैं, तो हमारी तकनीकी के ऊपर ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि उसका मजाक होगा। तो हम अपनी तकनीकी का उपयोग करके, अपने नॉलेज का उपयोग करके, अपने कौशल का उपयोग करके हम अपना एक
एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, और इस प्रकार के जो अपशिष्ट उत्पन्न हो रहे हैं हम उसको नियंत्रण भी कर सकते हैं, रोजगार भी दे सकते हैं और सफाई स्वच्छता भी रख सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।